कल हमने ये देखा था 3 प्लेन लोकलाइजर जब हम ले रहे हैं कभी ये ना माउस की दिक्कत है, क्योंकि माउस तो वैसे इस पे भी काम करना चाहिए। ये आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। स्टर्नम की स्टडी और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट दोनों की स्टडी अलग अलग होती है। अगर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की स्टडी आ रही है तो आपको एंगल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के अकॉर्डिंग देना है, अदरवाइज स्टर्नम की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल देना है। ठीक है। स्टर्नम की एनाटॉमी में हमने कल ये देखा था कि ये बॉडी है, ये ये मेनोब्रियम है, ये बॉडी है और ये फाइल। ठीक है। और ये आपका क्लेविकल आकर स्टर्नम से, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, दे देना। इसे बोलना कि इसकी पिक्स लेके भेजे। मेनली जो फाइंडिंग जो होती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में, वो यहाँ पे जो कार्टिलेज है, दोनों जॉइंट के बीच में कार्टिलेज है, इधर या इधर उसी में होती है। या फिर कभी कभी ये जो क्लेविकल वाला है, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट रिब्स है, फर्स्ट रिब का जो कोस्टल कार्टिलेज है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। या तो इधर इधर ऐसे में भी दिक्कत आ सकती है। ये कार्टिलेज आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसमें दिक्कत हो या इसमें दिक्कत हो तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, नीचे अगर दिक्कत हो तो। अब हम एंगल की बात करते हैं। ये बॉडी है, तो बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से मल्टी ऑब्लिक पे आप जाओगे प्लानिंग के लिए, ये बेटर है। ठीक है। तो आप उससे देख सकते हो, जस्ट एंगल देखे कि कैसा दिख रहा है। हाँ नश, हेलो। हाँ हाँ बता। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आ रही है आवाज, बता। ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। हेलो। हेलो। हाँ सर वो पता है कि वो 3000 बता रहे हैं इसका। ठीक है। 50% डिस्काउंट 1500। उससे कम नहीं करेंगे। नहीं, उससे कम नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50% डिस्काउंट पे ही करवा दें। ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे वही 50% डिस्काउंट ही देते, मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे ज़्यादा देगा नहीं। तो कोई पीआरओ से बात करेगा ना। तो वो तो सर पीआरओ का क्या, पीआरओ तो कोई सुनता नहीं है, पीआरओ तो अलग है। अच्छा। हाँ, पीआरओ का मेन कोई है, पीआरओ एक जो सस्ते में करा था, लेकिन उनसे मेरी जान पहचान है नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं, 1500 में ही करवा दो। इसको मैं भेज देता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। कॉल कर लेगा, कॉल करके इसको बिलिंग के लिए बोल दो। ठीक है। ठीक है, ठीक। ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये तो हमने एंगल से देख लिया। प्लानिंग के वक्त आप देखो, दो चीज़ों पे हमने फोकस, दोनों पे प्लानिंग
किया था, किस पे, एक्सियल पे भी और इस पे भी। तो आप सैच के ऊपर प्लान करोगे, एक्सियल के ऊपर एंगल दोगे तो जाके, अब देखो इसमें थोड़ा भी एंगल कम रहा, ऐसे था, तो इससे क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, इस पे तो एंगल दे देते हैं, इस पे एक्सियल पे ध्यान नहीं देते, तो ये क्या होगा, एक जैसा नहीं आएगा। इसमें हमने एंगल दिया यहाँ से, ठीक है, तो एंगल दिया तब जाके दोनों ये क्या हुए, सिमेट्रिकल दिखने शुरू हो। तो आप इस पे भी प्लानिंग करोगे, और जो स्टर्नम है उसकी जो विड्थ है, विड्थ के पैरेलल, ठीक है। अब प्लानिंग पे हम जाते हैं सीधे। बैच, बैच इज वेयर, बैच कहाँ है, बैच वाला ऑप्शन कहाँ गया इसमें, ये है, ये बैच का ऑप्शन यहाँ पे रखो। ये हमारा लॉन्ग एक्सिस है, सेंटरिंग हमारी कहाँ होनी चाहिए, इंटीरियरली आप इस पे भी देखोगे, ठीक है। इमेज को आगे पीछे जब करोगे तो ये आपका जॉइंट दिख रहा है, तो जॉइंट से एक स्लाइस ऊपर आप ले लो, यहाँ जॉइंट है ना राइट साइड, फिर इधर साइड भी देख लो, लेफ्ट साइड, तो जॉइंट पूरे कवर हो गए, स्टर्नम भी पूरा कवर हो गया, ठीक है। अब आप जब इधर जाओगे, एफओवी की बात, एफओवी कितनी होनी चाहिए, 18 से 20, ठीक है, 18 आप रखो, सही हुआ, माउस गया ही नहीं था, 18 माउस, नंबर हट जा रहा है क्या, टू 2.5 या 3 mm, कॉर्नर में आप इतना ही रखोगे। चलो ये सेंटरिंग में दिख, ये इसको आप ऐसे समझ लो कि ऊपर ले नहीं रहेगा ये, ये काम नहीं कर रहा है, ये नया वाला कीबोर्ड है, काम कर रहा है सर, ये नंबर लॉक है, ये वाले यहाँ से आप काम करेगा। और ये स्पेसिंग क्या है, 0। अब इसको हम प्रीव्यू में देखते हैं,
क्या है ये? थोड़ा एंगल इसमें और बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस पे तो देख लिया था, एक्सियल पे नहीं देखा था। तो एंगल जब भी आप प्लानिंग करोगे, इसमें तो दोनों पे प्लानिंग करने का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो जब भी आप प्लानिंग करोगे, सहज पे भी प्लानिंग करोगे और एक्सियल पे, तो आपको करेक्ट प्लानिंग आपको मिलेगी। ठीक है ना? कि यहाँ पे शायद एक बिना एक्सियल पे ठीक किए ये नहीं आएगा। एक बार जब आपके पास कॉर्नल की इमेज आ गई, सबसे पहले आपने सहज की प्लानिंग की थी। सहज की प्लानिंग किस पे की थी? कॉर्नल और एक्सियल दोनों। आपने ये दोनों ज्वाइंट कवर करने हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ज्वाइंट कवर करने हैं। इस पे आप बायलैटरली ये ज्वाइंट कवर करोगे, ये राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, ये दोनों ज्वाइंट आपको करना है, यहाँ से यहाँ। 3 mm के कट्स आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो 3 और 0 की स्पेसिंग इस पे आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, इधर ये ज्वाइंट आ गया और इधर ये ज्वाइंट आ गया, और स्टर्नम आपका कवर हो गया। ठीक है, एक बार जब आपके पास ये इमेज आ गई, तो फिर इसके स्टर्नम के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, और इसी के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे ये स्टर्नम है ना, ये इस पे क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका डन पक्का। ये साइज के ऊपर भी देखेंगे और कॉर्नल के ऊपर, सजाइटल के ऊपर तो देखोगे ही, कॉर्नल के ऊपर। इस केस में आपको क्लियरली पता चल गया कि अगर आप सिर्फ एक देख के प्लानिंग करते हो तो अलाइनमेंट आपकी सही नहीं आएगी। तो ब्रेन हो या स्पाइन हो, ब्रेन में भी अगर हम एक्सियल की प्लानिंग करते हैं तो कॉर्नल पे हम क्या करते हैं? पार्क सेरेब्री के पैरेलल करते हैं ना। ठीक है, स्टर्नम, इसी में स्टर्नम की प्लानिंग मैंने कल बताई थी। ये तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। स्टर्नम हुआ तो हम लॉन्ग एक्सिस एवरेज लेंगे, ये भी हमारे को कवर करना है ना, तो ये हमारी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल करेंगे। हाँ, पूरा बॉडी कवर करना पड़ेगा, पूरा स्टर्नम कवर करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी पूरी बॉडी के लॉन्ग, ये आपका इसमें एंगल ये रहेगा। ठीक है, उसमें तो सिर्फ स्टर्नम रह रहा था, सॉरी मैनिब्रियम रह रहा है। आप मैनिब्रियम के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे थे, इसमें बॉडी के अकॉर्डिंग प्लान करोगे। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस रहेगी आपकी इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा बनेगा। तो इसमें भी अलाइनमेंट चेक करेंगे ये। ठीक है, अब देखो ये अलाइनमेंट चेक करते ही दोनों बिल्कुल सही आ गए ना, यहाँ भी एंगल दिया, इधर भी एंगल दिया, तो ये परफेक्ट आ गया हमारा। तो वैसे ही कभी भी हम प्लानिंग करेंगे तो दो प्लेन पे, एक पे प्लानिंग चेक करते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट चेक करना या क्रॉस चेक। हम ये बोलते हैं कि एक पर प्लानिंग करेंगे और दूसरे पे चेक करेंगे।
तो वो पूछते भी हैं कि किस पे प्लानिंग करोगे और किस पे चेक करोगे। जैसे स्पाइन में एक्सियल की प्लानिंग किस पे करते हैं हम, और चेक किस पे करेंगे? कोई डाउट है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, और इसी तरह आपका सजाइटल, सबसे पहले सजाइटल, फिर कॉर्नल, उसके बाद एक्सियल। सीक्वेंसेस आपको कल बता रखे हैं, स्टडी हमारे पास है नहीं इसके रिगार्डिंग। चलो, सीवी जंक्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो। यस सर। ऐसे क्वेश्चन मार्क्स की तरह चेहरा मत बनाओ। है अभी आधा घंटा। चेम्बर क्लियर है? चेम्बर अगर क्लियर है तो जस्ट हम कार्डियक की क्लीन देख लेते हैं, बाकी प्रिपरेशन और सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर आज कार्डियक में नहीं करेंगे, बाद रिलीज आएगा तो सब पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि सर कब आएगा वो? सर परसों आ जाएगा। परसों आ जाएगा। हाँ, छोटे स्टडी तो पढ़ा दीजिएगा। छोटी स्टडी में तुम्हारी कौन सी है जो इसमें? तो मेन फंक्शनल बचा है, फंक्शनल में बचा के खुद ही रखा हूँ। सर लंबर फ्लेक्स लंबर प्लेक्सस। यस सर, नंबर फ्लेक्सेस। सर कैल्शियम स्कोरिंग भी नहीं, लोअर लिम्ब की वेनोग्राफी बची। सिस्टर्नोग्राफी के बारे में क्या जानते हो? कुछ आइडिया है? कुछ भी नहीं पता है? बताओ, इसको बताने दो। सिस्टेनोग्राफी जो है ना, हम मेनली जो हमारी फ्रंटल और एथोमाइडल बोन के पास एक केवरी फॉर्म पैरेट होती है, वो बोन अगर मतलब डिकी हो जाती है तो सीएसएफ हमारी लीकेज होने लगती है, उसको हम देखने के लिए करते हैं। तो वो पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो कंप्लेंट के साथ जाता है कि उसको मतलब कि नॉर्थ से कंट्री मतलब कि फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डॉक्टर जो है ना सीएसएफ साइनोरिया मतलब कि मेंशन करता है। ये सीएसएफ साइनोरिया जो है सीएसएफ राइनोरिया जो हमारी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या मतलब कि इसकी वजह से आते हैं। तो डॉक्टर जो है मतलब कि सिस्टेनोग्राफी मेंशन करता है, जिसमें होता है कि सर इसमें एमआरआई में भी कर सकते हैं और सीटी में भी कर सकते हैं। अगर बोन से रिलेटेड है तो हम सीटी में करेंगे, और अगर सीटी में सर उसमें हम L2 और L3 को फील करके L2 और L3 को फील कर करके हम मतलब वहाँ पे मतलब लंबर पंचर करते हैं, तो वो हम नहीं करते, रेडियोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन करते हैं। और L2 L3 को फील करके वहाँ पे बेटाडिन से क्लीन करके हम नीडल प्रिक करते हैं, उसमें 5 ml हम सीएसएफ को बाहर निकालते हैं और 5 ml को कंट्रास्ट को उसमें इंजेक्ट करते हैं। किसके लिए? सीटी के लिए कि एमआरआई के लिए? एमआरआई के लिए नहीं करेंगे? एमआरआई में भी तो सेम प्रोसीजर है। कोई नहीं, बताने दो। एमआरआई में लंबर पंचर नहीं करेंगे, सीटी में करेंगे। चलो, वेरी गुड। यस सर। पक्का? यस सर, उसमें तो सीक्वेंस में ही मेरे सारे चल रहे हैं। चलो, सर तो सीटी हम लंबर पंचर डायरेक्ट हम कंट्रास्ट हम डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करते, क्योंकि ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे वर्टाइगो सीजर या और भी सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं। तो हम जितना मतलब कि लंबर मतलब कि सीएसएफ निकालते हैं, 5 ml सीएसएफ निकालते हैं, उतना ही हम कंट्रास्ट उसमें इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद बेहतरीन, आगे बोलो। और उसके बाद हम पेशेंट को 15 से 30 मिनट तक पेशेंट को हम रखते हैं टेबल पे। अगर टेबल टिल्ट होने वाला है तो हम 30 डिग्री डाउन करते हैं, नहीं तो उसको सजदे पोजीशन में हम करवाते हैं। जब 15 to 30 मिनट में हमारे पूरे पेशेंट के सीएसएफ जो ब्रेन में मिक्स हो जाता है, तो हम मतलब कि
स्कैन स्टार्ट करते हैं। मतलब ये प्रोसीजर करने से पहले पहले हम प्लेन करते हैं, उसके बाद ये करते हैं। इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, इम्प्रेसिव थिंग इज दैट कि जितना मैंने बताया है सब कुछ पता है इसमें। और मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आपको जितना मैंने बताया है कम से कम उतना बता दोगे तो जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना, उस लेवल की डिलीवर्ड करोगे आप। तो सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप 1 साल 2 साल, आपको लगेगा कि इतना परफेक्ट बता रहा है, यानी ये बहुत बार झेल चुका होगा। सच्चाई यही है ना कि आपको क्यों करेंगे ये भी साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों, अगर क्यों कब पता हुआ, बिना डांट सुने तो पता चला नहीं होगा। 1-2 बार गलतियां हुई होगी, 2-3 बार, फिर कई बार किया होगा, तब जाके इतना परफेक्ट हुआ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बिना नोट्स के ही मेन टॉपिक लिख के काम चल जाएगा या सिर्फ समझ के काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट अगर होना है कि हाँ आप मार्केट में उतरो तो लोगों को लगे कि बस इसको डन करो, ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्कस कर। अच्छा तुमने रटा तो नहीं है, कौन बोल रहा था कि रटा हुआ, तो रटा हुआ तो नहीं लग रहा, क्योंकि रटने पे जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो कंफ्यूज होती, उस कंफ्यूज हुई नहीं, कंफ्यूज कराया गया उसको। एमआर में क्या करते हैं, सर एमआरआई में सारा प्रोसीजर सेम होता है, बट नंबर उसमें पंक्चर नंबर पंक्चर नहीं होते हैं। क्यों उसमें नहीं हम होता? सर उसमें क्योंकि हमको सीक्वेंस में ये लेंगे तो उसमें पता चल जाते हैं। उसमें हम सहज में सहज फिस्टा या मतलब एसएसएफएससी या हैश लेते हैं, और कॉर्नर में भी हम फिस्टा एसएसएफएससी और हैश लेते हैं। कॉर्नर में हम टी1 लेते हैं कि बोन की डिजनरेशन को देखने के लिए, और उसमें एक विदाउट टू लेते हैं टी2 कि उसमें मतलब ये तुमने लास्ट कब पढ़ा था? सर हो गया काफी दिन नहीं हुआ, मतलब 10 दिन से पहले रिवीजन किया था। ये डेली डिस्कस करते हो तुम लोग? यस सर। हाँ, Yes. चलो गुड, रियली इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा, ऐसे ही चाहिए। होगा कितना दिन? ठीक है, बोन में बोनी डिफेक्ट को देखने के लिए हम T1 लेते हैं, ये भी बता दिया, ठीक है। CSF वाला आंसर मेरे को थोड़ा सा ये लगा, तुमने क्या बताया कि CSF क्यों दिखता है, क्योंकि सीक्वेंस हम हेवली टिट्यूएटेड, तो वो भी हाइपर दिखेंगी, तो हम तो ये बोलो ना कि हम उसमें सर हेवली टिट्यूएटेड या टिट्यूएटेड लेते हैं जिसमें CSF हाइपर दिखता है, तो उसमें अलग से कॉन्ट्रास्ट एजेंट की नीड नहीं है। समझ में आया, इसने बताया वो नहीं आया, बट मैं तो बताऊंगा ही, बट मैं ये बोल रहा हूँ उसने जो बताया समझ में आया। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं CSF राइनोरिया के बारे में। वेरी गुड, CSF राइनोरिया, ठीक है, मार्कर लाओ। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा चोट लगी है ये। आँख में ब्लड, आई चेकअप कराया था? पक्का नहीं कराया तो करा लेना। चेकअप कराया था या नहीं? आईज वाले से ऑपरेशन करवाया, प्रेशर चेक कराया था, और कैपिलरीज वगैरह चेक किया था उन्होंने? कहाँ पे करवाया था? अम्बेडकर में? अम्बेडकर में तो अच्छा है। एनीवे, नथिंग इज परमानेंट, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी जैसे
देखो नथिंग इज परमानेंट, इसको मैं बहुत दिनों से पॉजिटिव लेता हूँ। नथिंग इज परमानेंट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन परमानेंट नहीं होता, आज है कल नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास आज नॉलेज नहीं है तो ये परमानेंट चीज़ है? बताओ, ये परमानेंट है? कल आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आज आप वीक हो पढ़ाई में तो ये परमानेंट है, बट इसमें लोगों के माइंड में ये सेट बैठ जाता है कि ये कमज़ोर स्टूडेंट है, ये ब्राइट है। तो ब्राइट वाला हमेशा अच्छा करता है। कब तक अच्छा करता है? और कमज़ोर वाला अगर पढ़े तो अच्छा कर जाता है। तो नथिंग इज परमानेंट, बट जनरली मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक्सेप्शनल होता है कि जो बहुत तेज है और कभी कभी वो फेलियर हो जाता है, और जो बहुत कमज़ोर है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है कि माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि केवल ये तेज है और ये कमज़ोर है, ऐसे मतलब इस तरह से माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाता है कि मैं वीक हूँ। और ये तो किसी भी चीज़ में वो क्या करता है, सामने वाले को आगे बढ़ा देता है, तू आगे बढ़ जा, बता तू बता, या वो बोलेगा नहीं पहले ये बताएगा। इस तरह की चीज़ें, और ये साइकोलॉजिकली काफ़ी असर करता है। ठीक है, बट द थिंग इज कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज आपको नहीं आता है तो कल 100% परफेक्ट हो सकते हो, गारंटेड। ठीक है, सूरज है, बिल्कुल तपती धूप भी देता है और कितने 15-20 दिन तक दिखाई भी नहीं देता। तो सूरज जैसा जो 48 डिग्री टेम्परेचर और कहीं कहीं पे जाओ तो वहाँ टिकना भी मुश्किल है, वो भी क्या होता है, ढल जाता है। अभी ठंड के दिन में आएगा ना, क्रिसमस से लेके आगे, मतलब दिसंबर के लास्ट और जैन फर्स्ट वीक में तो 10-15 दिन तक सनराइज होता ही नहीं है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। तो हम अपने आप को परमानेंट वीक क्यों माने? कौन कौन परमानेंटली अपने आप को मानता है कि थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ? सच्ची सच्ची बात बताना, ये पता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आता है कि थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, होता है ऐसा? सच्चाई ये है कि आप कमज़ोर नहीं हो, कोई भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे, ख़त्म। ठीक है, जितना मेहनत आपके बगल वाला कर रहा है उतनी मेहनत करो, और उसके बाद अगर उसके बराबर आपकी नॉलेज नहीं हुई तो आप कमज़ोर हो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? जितनी वो मेहनत कर रहा है उतनी आप मेहनत करो, 100% नॉलेज आपकी बराबर हो। ठीक है, जो चीज़ें लैक कर रही हैं, दोनों चिकन बना रहे हैं, अब मामला कहाँ पे आएगा? स्टफ पे। जितनी मेहनत वो कर रहा है उतना, अब स्टफ, अब सामने वाले के पास नमक ही नहीं है तो जाहिर सी बात है स्वाद में तो फर्क आएगा ही। ये नमक क्या है चिकन के लिए? बेसिक्स है। हल्दी क्या है? बेसिक्स है। तो आपको अगर परफेक्ट बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बेसिक्स कलेक्ट करो। आप क्या करते हो, डायरेक्ट चिकन बनाना शुरू कर देते हो? तो जब डायरेक्ट चिकन बनाना नहीं शुरू करते, पहले आप क्या करते हो? मटेरियल इकट्ठा करते हो। तो पढ़ाई में डायरेक्ट पढ़ना क्यों शुरू कर देते हो? पहले बेसिक्स क्यों नहीं क्लियर करते? पढ़ाई के मामले में और दिक्कत यहीं पे आती है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। जब आप डायरेक्ट चिकन बनाना शुरू करोगे तो अरे यार हल्दी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या किया? लेपा पोती करके खा लिया जैसे भी रहा। लेकिन अगर आप एक बार प्रिपरेशन करो, बेसिक्स चीज़ें इकट्ठा करो, उसके बाद बनाओ,
पढ़ाई में भी यही मामला है, डायरेक्ट अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हो सीधे टॉपिक पे पहुंच जाते हो, तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो जहाँ पे आपको पता है कि बेसिक्स रिक्वायरमेंट क्या है, वीक पॉइंट कहाँ पे है, उसको दूर करो। ठीक है, अपने यहाँ के कोर्स की बात करूँ, एक सिंगल लाइन भी मैंने आपको बिना बेसिक्स क्लियर किए नहीं बताया है। मैं आपके भरोसे हूँ ही नहीं। आप कहाँ से आए हो, एम्स से आए हो, जामिया हमदर्द से आए हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे जो भी हो। और यही वजह है कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी एम्स वाले से टक्कर ले लेता है ना, वो सोचता है कि बराबरी का है। तो ये गलत है। अगर आपके पास आके बैठ रहा है, एज का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 27-28 साल के भी लोग हैं, 18-19 साल, तो 10 साल का ईयर गैप है, 7 साल 8 साल का ईयर गैप है। आपके साथ वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बैचमेट है, वो आपका सीनियर है, 100% सीनियर है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आया है जो वो नहीं जानता है। और ये चीज़ अगर आप नहीं समझोगे तो मार्केट में जाओगे, आपको दिक्कत होगी। और अपने यहाँ के स्टूडेंट के साथ, मैक्सिमम के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मार्केट में जाते हैं, उनको लगता है मैं भी सीटी कर रहा हूँ, वो भी सीटी कर रहा है, मैं भी एमआर कर रहा हूँ, वो भी एमआर कर रहा है। ठीक है, कभी भी किसी डॉक्टर को, एक यंग डॉक्टर है और एक ओल्ड एज डॉक्टर है, कभी देखा है कि उसके साथ बराबरी में बिल्कुल चौड़े होकर खड़ा हो? नहीं होता। आपका ये मेडिकल फील्ड है, नॉलेज चाहे कितनी भी हो, सीनियरिटी जूनियरिटी मेंटेन 100% रखनी है। अगर नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप लड़ खड़ाओगे। ठीक है, क्योंकि एक लेवल पे वो जो सीनियर बंदा है उसका एक्सपीरियंस काम करेगा। ठीक है, और वहाँ पे फिर वो बदला ले लेगा आपसे, ये सच्चाई है। अगर वो परेशान होगा तो आपसे बदला लेगा, फिर लपेटेगा आपको। तो हालांकि ये चीज़ देखो, ये तो इस नियत से नहीं करना है कि वो हमें आगे परेशान करेगा, इसलिए करना है कि आइडियल क्या है। ठीक है, सोसाइटी बनी है, सोसाइटी में एक सिस्टम बनाया गया है, माँ बाप से ऐसे बात करनी है, भाई बहन से बात ऐसे करनी है, वैसे ही सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट देना है, जूनियर से कैसे बात करनी है, ये एक सिस्टम बना है। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप आइडियल हो। ठीक है, और आइडियल में क्या होता है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट नहीं आता, ये सच्चाई है। आप कहीं से भी ज़िंदगी की सच्चाई को ढूंढ सकते हो। आइडियल में केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आता है क्या? नहीं आता। तो अगर आप आइडियल नहीं रहोगे तो कहीं पे सप्रेशन होगा, और क्या होगा, जो पैथोलॉजी है वो प्रॉपर फाइंड। इस बात को समझ रहे हो? अगर आप आइडियल रहोगे तो सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल है, कहीं पे भी आप पे बात नहीं आएगी। अगर आइडियल नहीं हो तो कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी। और गलती यहाँ पे ये होती है कि आई एम नॉट आइडियल, ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आई एम नॉट आइडियल, मेरे अंदर जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे वसीम का फीडबैक कुछ दिन लोगों ने दिया, सीधे क्या बोला, नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसे हुआ था ना, याद है 2 दिन पहले। तो ये मतलब जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। जब तक आप उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उस पर वर्क नहीं करोगे, और जब वर्क नहीं करोगे तो उसको रूल आउट नहीं करोगे। कबीर के दोहे याद हैं? सुनाए थे आपके क्लास में? क्या सुनाया था? कबीर के दोहे किसने किसने पढ़े थे? पढ़े हैं? सुनाओ, निंदक नियरे राखिए वाला सुनाओ। कबीर के दोहे में से एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाला जो बंदा है ना उसको ना पास में रखो, आंगन कुटुंब छवाए।
अपने आंगन में कुटिया बना दो उसके लिए और उसको अपने घर में रखो जो आपकी निंदा करता है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, मतलब बिना पानी साबुन के ही वो आपको बिल्कुल निर्मल कर देगा। निंदा करने वाला हर चीज़ में कमी निकालेगा, जहाँ पे भी कमी निकाले आप उसको क्या करो, सुधारो। आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बन जाओगे आइडियल। जहाँ पे आइडियल बन गए फिर कमी निकालने के लिए कुछ नहीं बनेगा। यही चीज एक्सेप्ट करना है, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये बात एक्सेप्ट कर लो आप ये बात अगर एक्सेप्ट कर लोगे, हम क्या करते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ फिर भी वो सामने वाले को जेलस है या जो भी है ऐसे वैसे, बिना कमी के कोई उंगली नहीं उठाएगा कहीं पे ज़्यादा है या कम है जो भी है। चलो अब वापस आते हैं हम कहाँ पे, CSF राइनोरिया किसको बोलते हैं? राइनोरिया वर्ड होता है नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज। CSF राइनोरिया का मतलब क्या हुआ, CSF नाक से गिरने लगा। ठीक है, होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारा जो बेस ऑफ स्कल है तो फ्रंटल बोन है यहाँ पे, ठीक है, फ्रंटल बोन, और जस्ट आप इधर आओगे तो इथमॉइडल बोन, उसके पीछे आओगे तो एस्फेनॉइडल, फ्रंटल एस्फेनॉइडल इथमॉइडल, ये तीनों मिलके आपका बेस बनाते हैं। इधर पीछे आओगे तो ऑक्सीपिटल, तो ये सारे बेस ऑफ स्कल के बोन है। फ्रंटल बोन, उसके पीछे इथमॉइडल, इथमॉइडल के पीछे एस्फेनॉइडल। जनरली होता है क्या कि कभी भी चोट लग गई और अगर फ्रैक्चर हो गया और वो फ्रैक्चर प्रॉपर हील नहीं हुआ तो वहाँ से CSF लीक करेगा। CSF चाहे एस्फेनॉइडल में आए, इथमॉइडल में आए या फ्रंटल साइनस में के थ्रू आए, ये सारे साइनसेज है ना, ये नेजल एयरवे से कनेक्टेड है, तो ये नाक से गिरेगा, ये गिरेगा, कोई डाउट। अब ये तो हो गया ट्रॉमा के केस में, ठीक है। ट्रॉमा के केस में कभी कभी हमारी कोई मास या ट्यूमर है, सर्जरी की गई, ऑपरेट किया गया, तो बोन काट के ही तो ब्रेन के अंदर जाएंगे, बोन की सर्जरी हुई और हीलिंग वो प्रॉपर नहीं हुई, हीलिंग नहीं हुई तो वहाँ से CSF लीकेज करेगा। दो कंडीशन, एक तो ट्रॉमा का और दूसरा पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद। तीसरा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक साइनसाइटिस, वहाँ पे पॉलिप जमा हो गया, क्रॉनिक साइनसाइटिस, तो उसने बोन को क्या किया, गला दिया, वहाँ से CSF का लीकेज। रीजन चाहे जो भी हो, अगर CSF लीक करके नाक के थ्रू गिर रहा है तो दैट वेरी कंडीशन इज नोन एज, ठीक है। और इसके लिए जो इसको रूल आउट करने के लिए जो MRI की जाती है उसको बोलते हैं सिस्टर्नोग्राफी, सिस्टर्नोग्राफी, ठीक है। CSF टू, इसका सिंगल इंडिकेशन है सस्पेक्टेड CSF राइनोरिया, यानी लीकेज ऑफ CSF फ्रॉम नोज, ठीक है। तो पता कैसे चलता है, जनरली आपका रनिंग नोज है, रनिंग नोज के साथ तो हेडेक कॉमन है, BP लो हो गया, हाइपोटेंशन, ये लीकेज हो गया तो ब्रेन में प्रेशर कम हो गया, हेडेक बढ़ सकता है। आपने कोल्ड वगैरह की मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक चला, सारा कुछ होने के बाद भी ये रनिंग नोज बंद नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या सस्पेक्ट करता है कि ये लीकेज तो नहीं है, या ये करते हैं कि जो लीकेज आ रहा है डायरेक्ट इस पे नहीं आते, पहले वो क्या करते हैं जो लीकेज है उसको लैब में भेजते हैं, तो CSF है तो क्लियरली पता चल जाएगा लैब के थ्रू, डन, तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ ये CSF ही है, ठीक है।
बहुत सारे लोग लैब में नहीं पता कर भेजते, क्लिनिकली वो एक कंफर्म कर लेते हैं कि ये क्या है, CSF ही है, वैसे ही। ठीक है, तो CT और MR दोनों केस में हम करते हैं। जहाँ पे बोनी डिफेक्ट ज़्यादा देखने की नीड है तो CT प्रेफर्ड होता है, बट CT वाला दिक्कत क्या है, ये इंटरवेंशनल गाइड है। इसमें लंबर पंक्चर की नीड होती है और लंबर पंक्चर करते वक्त नर्व इंजरी के चांसेस हैं। तो अगर बोनी डिफेक्ट ज़्यादा सस्पेक्टेड नहीं है, मतलब जैसे पोस्ट ऑफ केस हो, अगर पोस्ट ऑफ केस है तो फिर CT ही करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बोनी डिफेक्ट देखना है। ठीक है, तो जहाँ पे बोनी डिफेक्ट ज़्यादा नीड नहीं है तो डायरेक्ट हम MR पे जाएंगे, अदरवाइज हम कहाँ जाएंगे, CT पे। थोड़ा CT भी हम डिस्कस कर लेते हैं। CT में क्या है कि CSF का HU वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्ट CT अगर हम करेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा। नेजल डिस्चार्ज का भी CT वैल्यू 0 ही है, CSF की भी CT वैल्यू 0 ही है, तो हम क्या करते हैं, CSF में और नॉर्मल फ्लूइड में डिफरेंस पैदा करने के लिए कंट्रास्ट एजेंट, तो ये बात ही हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम कंट्रास्ट एजेंट हैं, तभी तो CSF अलग दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर किस लेवल पे करेंगे, L1 तक हमारा कॉर्ड आता है। ठीक है, तो L2 और L3 के बीच में कॉर्ड खत्म हो जाता है, नीचे सिर्फ नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, L2 L3 के बीच में आप नहीं करते, रेडियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, सीटिंग पोजीशन में बेटर माना जाता है। ठीक है, या प्रोन में, सीटिंग या प्रोन में उस एरिया को स्टराइल करते हैं। लंबर पंक्चर के लिए जो आपको प्रिपरेशन करना है, जनरली नर्सिंग स्टाफ है तो नर्सिंग स्टाफ करती है, बट हम आइडिया होना चाहिए, एक ड्रेसिंग सेट चाहिए, उस ड्रेसिंग सेट में एक बाउल होता है, एक किडनी ट्रे होता है। ठीक है, सीजर्स होते हैं, गॉज पीस होगा, बेटाडीन होगा, सिरिंजेज होंगे। सिरिंजेज आप अलग से लोगे, ये जो गॉज पीस और सिरिंजेज आउटसाइड होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, बाउल, किडनी ट्रे और एक फोर्सेप्स बोलते हैं उसको, जो गॉज पीस को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वो ये चीज़ें होती हैं, सीजर्स भी होता है। इतने आइटम आपको रेडी रखने हैं, एक ड्रेसिंग सेट, बेटाडीन, गॉज पीस और 10 ml की सिरिंज, 10 ml की सिरिंज along with iodinated contrast media। ठीक है, लो osmolar आयोडीनेटेड, लो osmolar। ठीक है, ओमनी पैक जो हमारे पास होता है, ओमनी पैक लो osmolar कंट्रास्ट मीडिया, तो वो हम रखेंगे। ठीक, डॉक्टर क्या करेगा, स्टाइल करेगा, उसको स्टाइल करने के बाद उसमें निडल प्रिक करेगा। जब निडल प्रिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, या तो मसल में जाएगा या ब्लड वेसल्स में जाएगा, यही ना। और मसल को क्रॉस करते हुए अगर ब्लड वेसल्स में गया तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड आना शुरू हो निकाल देना है, क्योंकि आर्टरी या वेन रप्चर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वेन आ रहा है तो और अंदर कर दो, उसको क्रॉस कर जाएगा। आर्टरी या वेन में अगर जाएगा तो फिर आप जो कंट्रास्ट डालोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है, इंट्रावेनस या आर्टरी में चला जाएगा, तो हम उसे निकाल लेंगे, दूसरी जगह प्रिक करेंगे। प्रिक करते वक्त उसमें से बैकफ्लो में ब्लड नहीं आना चाहिए, CSF आना चाहिए। ठीक है, CSF आना चाहिए। नॉर्मल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी देते हैं तो क्या करता है, ट्रेंड देखा है कभी, ध्यान दिया है, उसमें प्रिक करने के बाद थोड़ा सा पुल करता है। अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, वैसे तो दिया पता भी नहीं चला,
कभी भी आप खुद भी इंजेक्शन दिलाने जाओ तो उसको बोलो कि भैया एक बार पुल कर लो, ठीक है। इंट्रामस्कुलर है तो इंट्रामस्कुलर ही जाना चाहिए, आईवी नहीं जाना चाहिए। तो प्रिक किया तो वो बैक फ्लो चेक करता है कि मसल में ही है, ब्लड वेसल्स में तो नहीं है। वैसे ही वहाँ पे तो डायरेक्ट नीडल ही सिर्फ डाल रहे हो आप। जैसे ही CSF आना शुरू हो जाए तो समझो कि ये कहाँ पहुँच गया, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। CSF आने लगे तो उसमें से आप 5 ml CSF निकालो और फिर आप जितना आप CSF निकालोगे उतना ml आपको 5 to 10 ml, मैक्सिमम 10 ml तक हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट देते हैं। उतना कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के बाद टुवार्ड्स द ग्रेविटी हेड को डाउन कर देंगे 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो टेबल को टिल्ट कर दो, टेबल मूव टिल्ट होने वाला है। फ्लोरोस्कोपी का टेबल देखा है, फ्लोरोस्कोपी अल्ट्रासाउंड में टेबल आगे भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एंगल वाला टेबल जनरली यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एंगल देने वाला टेबल नहीं है तो हम सजदा पोजीशन, ठीक है, उसमें पेशेंट को टिल्ट करेंगे। जनरली 15 मिनट में आ जाता है, बट मैक्सिमम हम 30 मिनट तक रख सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद आप पेशेंट को टेबल पे लो, आपको उसमें CSF अच्छे से पूरे ब्रेन में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने सब रेक्नोइड स्पेस में डाला है ना कॉन्ट्रास्ट एजेंट, तो उसमें CSF क्या होता है, मूव करते रहता है। तो वो 10 ml सब रेक्नोइड स्पेस में चारों तरफ पूरे CSF में मिक्स हो जाएगा। जब आप स्कैन करोगे तो अगर CSF लीकेज रहेगा तो CSF में अब कॉन्ट्रास्ट एजेंट आ चुका है, तो वो लीकेज आपको क्लियरली विजुलाइज होना चाहिए या नहीं। कॉन्ट्रास्ट एजेंट CSF में गया है और CSF लीक कर रहा है तो चमकता हुआ ये दिखाई देगा। जनरली क्या करते हैं, कॉटन, दोनों नॉस्ट्रिल में कॉटन डाल देते हैं, या जिस नॉस्ट्रिल में लीकेज है उसमें डाल देते हैं। आइडियली दोनों में इसलिए डालते हैं कि लीकेज कंफर्म हो जाए कि एक ही तरफ हो रहा है या दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों नॉस्ट्रिल में कॉटन डाल देते हैं। अगर लीकेज आपको नहीं भी पता चले और कॉटन अगर हाइपर दिख रहा है तो यानी लीकेज है, कंफर्म नहीं हुआ कि कहाँ से हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो उसके बाद वो डॉक्टर क्या करता है, लीकेज ढूंढना शुरू कर देता है। अगर कॉटन हाइपर डेंस दिख गया तो फिर आपको ढूंढ के देना पड़ेगा, ठीक है। डन। चलो एक मिनट, ये बेचारे परेशान हैं काफ़ी देर से। लंबर पंक्चर देने के बाद लंबर पंक्चर की नीड क्यों पड़ी, कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्यों दिया, ये सब क्लियर हो गया। लंबर पंक्चर की नीड क्यों पड़ी CT स्कैन में, क्योंकि CSF की HE वैल्यू वाटर की HE वैल्यू के बराबर है। तो हमारे को CSF लीकेज देखना है तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट की नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट अगर आप इंट्रावेनस दोगे तो CSF के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो CSF के अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट भेजने का एक ही तरीका है, लंबर पंक्चर, वो भी किस लेवल पे, L2 L3 के लेवल पे सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके उसमें हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के बाद 15 मिनट मैक्सिमम, 20 या आधा घंटा, 30 मिनट मैक्सिमम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप स्कैन जब करोगे तो स्कैन का पोजीशन क्या रहेगा, प्रोन ही रहेगा। ये सारे प्रोसीजर से पहले भी एक बार प्रोन में हम PNS एक्वायर कर चुके रहेंगे, ठीक है। PNS ही लेते हैं, पैरानेजल साइनस। कहाँ से, फ्रंटल भी कवर होना चाहिए, मैक्सिलरी और पीछे स्फेनोइडल। तो उसमें एरिया आपको पैरानेजल साइनसेस ही कवर करना है, नोज से लेके पीछे स्फेनोइडल तक। और FOB कितना आना चाहिए, फ्रंटल भी कवर होना चाहिए, क्योंकि लीकेज फ्रंटल से हो सकता है, ठीक है। CT की बात करें तो CT हेड में जो ओपन होता है ये कॉलिमेशन, वो हेड का कॉलिमेशन होता है 25 सेंटीमीटर का,
चारों तरफ से एपर्चर रहता है 25 सेंटीमीटर का। तो जब आप PNS के लिए लेंगे तो वही एपर्चर ओपन रहेगा, 25 वाला भी, हेड वाला भी। कोई डाउट? ठीक है, पहले आप प्लेन करोगे, उसके बाद ये सारे प्रोसीजर के बाद कॉन्ट्रास्ट दोगे। इसको हम बोलते हैं CT सिस्टर्नोग्राफी। इंडिकेशन इसमें भी CSF राइट। केसेस क्या क्या हो सकते हैं? RTA का केस हो सकता है, पोस्ट ऑप केस हो सकता है, इन्फेक्शन का केस हो सकता है, क्रोनिक साइनसाइटिस का केस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं MRI में। MRI में CSF हमारा हाइपर इंटेंस ऑलरेडी T2-8 में दिखता है। ठीक है, तो अलग से उसको कॉन्ट्रास्ट एजेंट की नीड, पोजीशन सेम ही रहेगा जो CT में है। डायरेक्ट हम पेशेंट को लेटाएंगे, कोई इंजेक्शन किसी भी चीज़ की नीड नहीं, नॉस्ट्रिल में कॉटन देंगे। हेड वाली कॉइल रहेगी, पेशेंट पोजीशन सेम ही रहेगा प्रोन में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे? 3 प्लेन लोकेलाइजर, उसके ऊपर आप सैज के ऊपर इंटीरियर टू पोस्टीरियर कॉर्न। एक्सियल की नीड नहीं होती, सैज और कॉर्न में ही हमारा पता चल जाता है। ठीक है, सीक्वेंसेस आपके क्या होंगे? हेवली T2-8, या तो फिएस्टा लोगे या हाइपर। बस अगर T1 चाहिए बोनी डिफेक्ट देखने के लिए तो हम कॉर्नल में T1 एक्वायर करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हमारे को फैट सप्रेस सीक्वेंस की नीड चाहिए होती है, तो कॉर्नल में T2 फैट सेट हम एक्वायर करते हैं। कोई मास लीजन है, वहीं से डिफेक्ट है, उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। लीकेज के लिए आपको T2 ही चाहिए, बोनी डिफेक्ट के लिए T1 और एक T2 फैट सेट। फैट को सप्रेस्ड करके, फैट सप्रेस्ड हो जाएगा तो थोड़ा ट्रैक हमारा और बेटर डन। क्लियर है? आपके पास आज के डेट में क्यूब सीक्वेंसेस हैं, T2 में भी है, एस्टर में भी है हाइपर क्यूब, और फिएस्टा में भी थिन कट्स के लिए हमारे पास 0.8 to 1.2 mm के फिएस्टा के भी 3D सीक्वेंसेस हैं, 3D फिएस्टा। तो प्रेफरेबली अगर आपके पास 3D सीक्वेंस है तो 3D ही चलाओ। ठीक है, अगर 3D नहीं है, जैसे कॉर्नल T2 फैट सेट हो गया, तो 2.5 to 3 mm के कट्स और 0 की FOV 18 से 20 की FOV रहेगी। डन। तो इसको हम फाइनल टच देते हैं। CSF राइनोरिया के लिए जो MRI करेंगे वो MRI सिस्टर्नोग्राफी। ठीक है, बिल्कुल। कॉइल कौन सा होगा? ब्रेन कॉइल। पेशेंट पोजीशन प्रोन में रहेगा, और प्रोन में भी चिन थोड़ा अप रहेगा। हाँ, CT में भी इसी पे रहेगा, ये चिन रहेगा। MR में भी जो ब्रेन की कॉइल है उसी में हेड थोड़ा अप करके, कि ये एंगल हमारा बन सके। बिल्कुल ऐसे नहीं कर देना कि ये लीकेज हमारा टुवर्ड्स द ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे इसको ऐसे लेटाओगे, ऐसे लेटाओगे। ठीक है, ये ऐसे लेटेगा। ठीक है, पेशेंट पोजीशन प्रोन में रहेगा। ठीक है, कंफर्ट जोन देना है, हालांकि स्टडी 10 से 15 मिनट का ही है। ठीक है, बट फिर भी कंफर्ट जोन देना है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हिल गया तो ट्रैक विजुलाइज। सीक्वेंसेस 3 प्लेन लोकेलाइजर लेने के बाद ये मार्कर को ना ऐसे रखो टुवर्ड्स द ग्रेविटी। थ्री प्लेन लोकेलाइजर लिया आपने, उसके बाद आप
सबसे पहले कॉर्नर की इमेज के ऊपर राइट टू लेफ्ट साइड में फिएस्टा लो या T2 हाइपर क्यूब, दोनों में कोई भी चल सकता है। उसके बाद कॉर्नर में फिएस्टा या हेवली T2 वेटेड इमेज, ठीक है। आप कॉर्नर में T1 आप बोनी डिफेक्ट के लिए ये ऑप्शनल होता है टू लुक फॉर T2 फैट सेट भी आप ले सकते हैं। ये भी क्या है ऑप्शनल। नहीं चल रहा। एफओबी की बात करें, 20 की एफओबी रहेगी। अगर 3D है तो उसमें स्लाइस थिकनेस कितनी रहेगी? 0.8 to 1.2, ठीक है। अगर आप 1.6 तक जाते हैं तो फिर आपको दो अलग अलग मतलब रिफॉर्मेट करके देखने में उतनी बेटर नहीं है। और स्पेसिंग इसकी क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और 2D जो सीक्वेंसेस है उसमें अगर हम स्लाइस थिकनेस की बात करें 2.5 to 3 mm के कट्स लोगे आप, the spacing will be, ठीक है। फिल्मिंग पैटर्न अगर लिया है तो ये चारों सीक्वेंस से आप फिल्म देखो। वैसे एक में ही दिख जाता है तो जूम करके आप दिखा दो। मेनली हमारे को CSF प्राइमोरियर दिखाना है, बट उसमें पॉलिप भी होता है, म्यूकोजल थिकनिंग होती है, साइनसेस पे भी कमेंट होता है, ठीक है। अगर आप जितना एरिया कवर किया है पूरे पे तो कमेंट डॉक्टर करेगा ही, ठीक है। तो आप सेजाइटल की एक इमेज, कॉर्नल की एक इमेज, T1 और T1 फैट सेट, ये 4 फिल्म, ठीक है। सेंटरिंग आपकी प्रोन में पेशेंट रहेगा तो वर्टेक्स पे रहेगा ये, ठीक है। डन। मंडे को, ठीक है। कल तुम लोग आ रहे हो, ये पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करोगे, दिया था कॉलेज की तरफ से, सही है। सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने, सही है।